हेलो, सुप्रभात छात्रों। आज की ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा में आपका स्वागत है। सभी 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं, आप सभी आज की कक्षा में सीख रहे हैं सामाजिक अध्ययन के इकोनॉमिक्स भाग का पाठ नंबर 2 लोक संसाधन के रूप में। और इसके हम 7 पार्ट पहले कर चुके हैं और आज इसका सेकंड पार्ट करेंगे। और सेकंड पार्ट में प्रश्न जो शेष अभ्यास के प्रश्न रह गए थे हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके जो 7 प्रश्न हमने किए थे, अब हमारी है 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? महिलाएं क्यों निम्न का मतलब कम वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है, क्यों लगाई जाती है या क्यों लगती है? इसका सबसे बड़ा कारण है कम शिक्षा। महिलाएं आदमी की अपेक्षा कम पढ़ी लिखी हैं। भारत में महिला साक्षरता दर वो कम है पुरुषों की अपेक्षा, तो इसलिए कम लगती है। नंबर 2, कौशल ट्रेनिंग निपुण कम कार्यों में है, क्योंकि घरेलू काम होने की वजह से वे अपनी ट्रेनिंग पर या काम पर ध्यान नहीं दे पाती है। दूसरा, भारत की सांस्कृतिक पुरुष प्रधान रही है, जिस वजह से लोग महिलाओं को पढ़ाना कम पसंद करते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलाना या ऐसे कौशल भरे काम करने और वोकेशनल शिक्षा देना इतना अच्छा नहीं समझते हैं। नंबर 3, जो कम समय है, औरतों को घर के कार्यों की बड़ी जिम्मेवारी होती है और इसलिए उनको घर के काम करने पड़ते हैं, इसलिए उन्हें कम समय मिल पाता है। और समय कम मिल पाने के कारण वे कम समय दे पाने के कारण वे कम वेतन में ही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए वो कम वेतन पर लगा लेते हैं। तो कम शिक्षा के कारण, कम कुशलता के कारण, कम समय के कारण, और एक और कारण है कि महिलाओं पर का परिवार की देखभाल की पूरी जिम्मेवारी होती है, इसलिए महिलाओं को ज्यादा समय की आवश्यकता होती है पुरुषों की अपेक्षा, और वो इतना बच्चों के पालन पोषण के लिए समय देना पड़ता है, इसलिए वो अपने कार्यों में कम ध्यान दे पाती है और इसलिए उन्हें कम निम्न वेतन पर भी वे समायोजित हो जाती हैं या उनको कम वेतन पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार बहुत से कारण हैं जो महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है। वैसे भी शारीरिक संरचना के हिसाब से भी कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों के अपेक्षा ज्यादा कठोर नहीं होती, नरम होती हैं, तो इसलिए वो इन कठिन कार्यों करने में असक्षम होती हैं, इसलिए इनको कम वेतन में समायोजित होना पड़ता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9, बेरोजगारी शब्द का अर्थ है। बेरोजगारी, रोजगार जिसको काम धंधा है, बेरोजगार जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो प्रचलित मजदूरी दर पर इच्छुक व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसको काम नहीं मिलता, उसको हम बेरोजगारी कहेंगे। यानी एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी शहर जिसमें जो मजदूरी चल रही है उस मजदूरी पर काम करने वाले इच्छुक व्यक्ति काम करना चाहता है परंतु उसको काम नहीं मिलता, तो उसे बेरोजगारी कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति काम है प्रचलित मजदूरी पर काम करना नहीं चाहता, काम है लेकिन काम करना नहीं चाहता, तो उसे हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। तो बेरोजगारी की परिभाषा आप सभी को आगे होगी कि जो मजदूरी बाजार में चल रही है उस मजदूरी पर जो काम करना है इच्छुक व्यक्ति है उसको काम नहीं मिलता है, तो उसे बेरोजगारी कहेंगे। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न और बेरोजगारी में क्या अंतर है? प्रच्छन्न, जिसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ा है, अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि किसी काम पे आदमी लगे हुए तो बहुत सारे दिखाई देते हैं, लेकिन उतने का काम नहीं होता जितने आदमी लगे हुए हैं। मान लिया हम किसी किसान की बात करें, उसके घर में 5 सदस्य है लेकिन उसके पास 2 आदमियों का ही काम है, लेकिन खाली रहने की वजह से 500 आदमी उस काम पर लग जाते हैं। लेकिन यदि हम 5 आदमियों में से 3 आदमियों को हटा करके किसी अन्य काम पर लगा दें तो बाकी जो 2 आदमी रह गए उनके कार्य भी कर पाएंगे, वो उनके कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो 3 आदमी फालतू थे वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार है। अर्थात यूं कहें कि भारत कृषि प्रधान देश है और इसमें जो जनसंख्या जो बढ़ रही है, तो बहुत सारे लोग पारिवारिक बच्चे हैं, वे अन्य काम पर न जाकर के अपने परिवार के साथ ही हाथ बटाते हैं। लेकिन यदि वो परिवार को छोड़कर यदि दूसरे कार्यों पर लग जाए तो परिवार के कार्य पर कोई असर न पड़े, उसे प्रसन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं।
इसके अलावा मौसमी, जैसे कि नाम से मौसम के अनुसार किसी मौसम आया उसको काम पे रख लिया, साल में 2 महीने 3 महीने के लिए, और मौसम चला गया फिर उसको काम से छुट्टी कर दी गई, ऐसे को मौसमी रोजगार कहते हैं। तो मौसमी रोजगार साल भर के कुछ ही महीनों में होता है, बाकी सारा साल इनके पास काम नहीं होता, कुछ ही महीने होता है। मान लिया ऊनी कपड़े बनाने की फैक्ट्री है और सर्दियों में काम है, तो सर्दियों में काम दे दी, गर्मियों में उनको छुट्टी कर देगी। जब यहाँ हमारे भारत देश की बात करें, हम यहाँ विकासशील प्रधान देश, भारत है कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर कृषि का कार्य कुछ ही महीने होता है और बाकी महीने वो खाली ही घर पर बैठा रहता है, तो इसको मौसमी बेरोजगारी कहेंगे, मौसमी रोजगार कहें या बेरोजगारी कहें। जो कुछ महीने रोजगार होता है उसको मौसमी रोजगार कहेंगे, या बाकी समय में वो बेरोजगार है तो उसको मौसमी बेरोजगार कहेंगे। इस प्रकार से आपने मौसमी बेरोजगारी और प्रतिशत बेरोजगारी में अंतर समझा। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। क्यों है भाई ये विशेष समस्या? क्योंकि जो आदमी है, मानव संसाधन है, वो है मेन फैक्टर है। कोई भी संसाधन, कोई भी चीज बनाने में आदमी की अहम भूमिका होती है, और जब उसको तैयार किया जाता है तो मानव शक्ति को बनने में बहुत समय लगता है, उसकी शिक्षा पर, उसके प्रशिक्षण पर, उसमें कुशलता निभाने में। और जब उस कुशलता उभारे हुए शिक्षित व्यक्ति को कोई काम धंधा नहीं मिलता तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी होती है, हमारे जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। शिक्षित बेरोजगार भारत के लिए अशिक्षित बेरोजगारों से भी खतरनाक है। ये समस्या बड़ी भयंकर है और आज भारत इस संख्या से जूझ रहा है। भारत के पास बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है, उनको रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो ये देश के लिए डबल समस्या है। नंबर 1 तो उन लोगों को शिक्षित करने में, प्रशिक्षित करने में सरकार का बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है, और जब खर्च होकर के वे तैयार हो गए हैं तो वे अपनी सेवा कहीं नहीं दे पा रहे। सिस्टम की वजह से अपनी कुशलता का, अपनी प्रशिक्षण का कोई देश को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे, तो उन पर जो खर्चा हुआ था वो बेकार नाजायज गया। इस प्रकार जो शिक्षित है वे देश के लिए एक विशेष भयंकर समस्या हो जाती है। प्रशिक्षित की अपेक्षा, अनपढ़ की अपेक्षा शिक्षित आदमी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, भारत किस क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजित कर सकता है? छात्रों, आपको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में बहुत सारी कृषि गतिविधियां चलती रही हैं। सन 1947 से भारत आजाद हुआ था तो हमारा सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान था। आज भी यदि हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा संभावनाएं हैं, चाहे वो मत्स्य क्षेत्र, मछली पालन का काम हो, चाहे पशुपालन का काम हो, चाहे वानिकी का काम हो, चाहे वो खनन का काम हो। जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उनमें भारत में विशेष संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि भारत पर कृषि प्रकृति विशेष मेहरबान है और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। जहां बात करें चाइना की, जापान की, तो वहां पर प्राकृतिक रूप से इतने संसाधन नहीं है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी, जापान देश छोटा सा देश होने के कारण भी, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होने के कारण भी वहां पर टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत प्रगति की है। लेकिन भारत में प्राकृतिक संसाधन अधिक होने के कारण ज्यादा से ज्यादा रोजगार वे प्राथमिक क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कृषि में नए तकनीकों से कृषि करके, नए तरीकों से पशुपालन करके, नए तरीकों मछली पालन, वनों आदि का काम करके, या आप कहते हैं बागवानी वगैरह लगा करके, नए नए तरीकों को अपना करके ज्यादा से ज्यादा रोजगार करने में भारत में संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार यदि हम भारत में बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र का सहारा लिए बगैर हम इसको दूर नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 13, शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के उपाय लिखें। शिक्षित बेरोजगारों को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट्स सोचो, पढ़े लिखे हैं। नंबर 1, उनको समय का रोजगार करने का अवसर प्रदान किया जाए। नंबर 1 क्या? उनको
समय का रोजगार दिया जाए। नंबर 1, शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाया जाए। शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाया जाए। यानी शिक्षा ऐसी दी जाए जिससे उनके रोजगार में वृद्धि हो, चाइना की तरह, जापान की तरह। सिर्फ क्लैरिकल शिक्षा नहीं, भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो बड़ी बेकार है, क्योंकि भारत में जो शिक्षा दी जाती है वो सिर्फ हमें कलरक बनाती है। यदि बीए के बाद कोई बच्चा काम करना चाहे तो कोई टेक्निकल काम नहीं कर पाता है, सिर्फ कलरक ही बन पाता है। तो इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ यही काम बाकी नहीं है। टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन की आज खास जरूरत है। नंबर 2, व्यवसायिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण या शिक्षण पर शिक्षण और प्रशिक्षण वोकेशनल एजुकेशन पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और नंबर 3, शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करने को उपाय को शामिल करना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर खोजे जाए। पुराने जमाने में सिर्फ अनपढ़ आदमी कृषि करते थे, लेकिन आज के जमाने में कृषि है वो भी टेक्निकल हो गई है। यदि सिस्टम से लिखे पढ़े लोग भी कृषि के धंधे को अपना रहे हैं। यदि एक सिस्टमेटिक ढंग से करें तो खेती भी बहुत मुनाफे का सौदा है आज के टाइम में। तो लोग बागवानी अपना करके, सब्जियां उगा करके, नए नए तरीकों से, नई टेक्निक से खेती करके, नए तरीके से पौधों को अपना करके, नए हाइब्रिड बीज अपना करके लोग एक साल में 3 फसलें उगा के बहुत सारा खेती में फायदा उठा रहे हैं। और इसलिए इस तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किताबी ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। और नंबर 4 है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक यही बात स्टूडेंट्स छात्रों में पहले भी आपको बताया था कि जापान है, छोटा सा देश है, लेकिन वे विकसित देशों की श्रेणी में क्यों आता है, जबकि उसके पास प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है। लेकिन वो अपने सूझबूझ से, अपनी टेक्निक की तरफ से, अपनी शिक्षा के सिस्टम की वजह से आज अग्रणी देशों में गिनती है उसकी। तो वो देश क्या करता है कि अपने टेक्निकल का दिमाग प्रयोग करके, मानव संसाधन का उचित प्रयोग करके अच्छे से दूसरे देशों से प्राकृतिक संसाधन लेकर भी फिर उन्हीं के बाजार में बेच पाता है और अच्छा धन कमा करके अपने को आपको एक अच्छी श्रेणी में रखता है। लेकिन भारत जैसे जहां पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, फिर भी निम्न श्रेणी में इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ की एजुकेशन का सिस्टम है वो ठीक नहीं है। तो व्यावसायिक सिस्टम अपनाया जाए। तो इस प्रकार यदि हमें भारत में से शिक्षित बेरोजगारी समाप्त करनी है तो हमें इस प्रकार की शिक्षा बनानी पड़ेगी ताकि लोग सिर्फ सरकारी नौकरी पर डिपेंड न रह करके स्वयं रोजगार खोज सकें, अपना धंधा चलाने का तरीका खोज सकें, अपना जिससे कि समाज को आगे बढ़ा सके। तो छात्रों, ये था हमारे अभ्यास के प्रश्न। और आपको जैसे कि चैप्टर में पढ़ाते समय, मैंने पाठ पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि मानव सभी संसाधनों से महत्वपूर्ण मानव, इसीलिए कहा है कि लोग संसाधन के रूप में। चैप्टर का नाम है ना आपका लोग संसाधन के रूप में, फिर मनुष्य में भी एक संसाधन है, क्योंकि जितने प्राकृतिक संसाधन है उनसे वस्तु तो बन सकती है, लेकिन बनाई मनुष्य के द्वारा ही जाती है। क्योंकि जितने श्रेष्ठ मनुष्य होगा, जितनी उसकी कुशलता मनुष्य में होगी, जितना प्रशिक्षित मनुष्य होगा, उतनी ही प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा करके उनसे श्रेष्ठ वस्तुएं बनाई जाएंगी, श्रेष्ठ पूंजी का निर्माण होगा। तो सभी बच्चों का इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।